हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आप लोगों को मिले। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुगल प्रशासन की और इसी मुगल प्रशासन की कड़ी में कुछ चीज़ें हल्की से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ और फिर उसके आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। देखो, हमने बात की थी मुगल प्रशासन की और मुगल प्रशासन में मैंने कहा केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको कहा कि प्रांतीय प्रशासन। क्या चीज बेटा? प्रांतीय प्रशासन। दो चीजें हैं, एक तो केंद्रीय प्रशासन है और दूसरा क्या है? प्रांतीय प्रशासन है। लेकिन सर्वोच्च प्रशासक के रूप में कौन है? बादशाह है। सर्वोच्च प्रशासक कौन है? बादशाह है। किस रूप में है बेटा बादशाह? तो ध्यान रखना, सर्वोच्च प्रशासक के रूप में, सर्वोच्च शासक के रूप में, सर्वोच्च सेनापति के रूप में और सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में भी कौन होता था? बादशाह होता था। कौन होता था? बादशाह। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? केंद्रीय प्रशासन की। चलिए, केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। देखो, केंद्रीय प्रशासन की यदि हम बात करते हैं तो पहले तो प्रशासन की इकाई की बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सी इकाइयां थी, किस प्रकार से संपूर्ण मुगल प्रशासन कितनी इकाइयों में विभाजित था, सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी और सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। प्रशासनिक इकाई की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रशासनिक इकाइयां। प्रशासनिक इकाइयां कौन सी थी? तो यहां से आपका एक प्रश्न आता ही आता है। देखो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले मैं यहां बात कर लेता हूं केंद्र की। किसकी बात कर लेता हूं? केंद्र की। केंद्र का मतलब क्या है? केंद्र का मतलब क्या है? सेंटर। केंद्र का मतलब क्या है? सेंटर, मतलब सर्वोच्च देश, सर्वोच्च देश, ठीक है ना। और यहां पर केंद्र का मतलब क्या है? देश। केंद्र का मतलब क्या है बेटा? देश। याद रखना, मैंने केंद्रीय गलत लिख दिया है, माफी चाहता हूं। केंद्रीय, ठीक है। चलो, केंद्र का मतलब क्या है? देश। और देश का सर्वोच्च प्रशासक अभी अभी मैंने कहा क्या? एक तो बादशाह, सर्वोच्च प्रशासक के रूप में क्या था? बादशाह। और बादशाह के साथ में कौन होगा? मंत्री परिषद। प लिख रहा हूं मैं। बादशाह के साथ में कौन? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में विशेष रूप से ध्यान रखना कि 4 लोग, अभी आगे बात करेंगे हम लोग। मंत्री परिषद में 4 लोग सबसे प्रमुख होते थे, सर्वा होते थे। आगे यदि हम बात करते हैं तो केंद्रों का विभाजन था, और केंद्रों का विभाजन किसमें था? सूबे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, सूबा। क्या प्रश्न बनता है कि मुगलकालीन केंद्र या मुगलकालीन प्रशासन किसमें विभाजित था? तो सूबों में विभाजित था। सूबे मतलब क्या था? प्रांत। मतलब प्रांत बोले तो क्या? राज्य। सूबे बोले तो क्या? प्रांत। प्रांत बोले तो क्या बेटा जी? राज्य। सूबा या प्रांत। जहां हमने मौर्य काल की बात की तब मैंने आपको ये चीज और भी उस समय बताई थी। मैंने कहा कि मौर्यकालीन जो प्रशासन था, केंद्रीय इकाई थी, वो किसमें? प्रांतों में विभाजित थी जिसे चक्र या आहार भी कहा गया था।
ठीक है, तो केंद्र सूबों में विभाजित था और सूबे का जो सर्वोच्च प्रशासक होता था उसको क्या कहा जाता था? सूबेदार। यहां पर लिख रहा हूं प्रशासक, यहां पर मैं लिख रहा हूं इकाई, यहां पर क्या लिख रहा हूं? इकाई। तो सूबेदार, आपने फौज में सूबेदार सुना होगा ना, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि सूबेदार पद, देखो लॉजिकल प्रश्न बनता है, सूबेदार पद कौन से काल की देन है? मुगल काल की। कौन से काल की देन है? मुगल काल की देन है। फौजदार कौन से काल की देन है? मुगल काल की। पटवार, पटवारी, कानूनगो कौन से काल के देन है? मुगल काल की। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो देखो सबसे बड़ी इकाई के रूप में केंद्र, केंद्र किस में विभाजित था, अर्थात देश किस में विभाजित था? सूबे में। सूबे या प्रांत, इसका जो प्रशासक था उस प्रशासक को हमने कहा सूबेदार। क्या कहा? सूबेदार। और सूबे में क्या चलती थी? सरकार। सूबे में क्या चलती थी बेटा? सरकार। सरकार बोले तो क्या हो गया आपका? जिला। सरकार बोले तो क्या? जिला। और सरकार का जो प्रशासक होता था, सरकार अर्थात जिले का जो प्रशासन संभालता था, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? फौजदार। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? फौजदार। तो जिले में फौजी लगाना है, और सूबेदार तो याद वैसे ही रह जाएगा, सूबे में सूबेदार। और आगे यदि हम बात करें तो सरकार किस में विभाजित थी? परगना में। किस में विभाजित थी? परगना में। और परगना में रोटी सेकनी है सिकदार। परगना में क्या चीज बेटा? प्रशासक कौन था परगना का? सिकदार। कौन था? सिकदार। अब यहां से थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? कई इतिहासकार आगे जब हम बात करेंगे शाहजहां के शासनकाल की, तब मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटी सी नगर प्रशासन का भी उल्लेख मिलता है जहां चकला शब्द मिलेगा। आगे बात करेंगे। तो परगना जो था, वस्तुतः परगना, यहां पर देखो परगना का मतलब क्या है? तहसील है। परगना का मतलब क्या है? तहसील है। परगना का मतलब क्या है बेटा? तहसील। परगना किससे समझ सकते हैं? तहसील से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर नगर नामक प्रशासक इकाई का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि ज्यादातर पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं मिलता, बहुत कम पुस्तकों में उल्लेख मिलता। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि नगर के बाद में, परगना के बाद में क्या? नगर। लेकिन सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या था? गांव। क्या था? गांव। अब देखो गांव, यहां से प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा बेटा? ये तो केंद्र है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे इमेजिनेशन करूं कि ये पूरा का पूरा हमारा एक मानव है, मानव शरीर को लेकर के हम यहां पर चलते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, बढ़िया सा हेयर स्टाइल कर देते हैं हनी सिंह वाली। अब देखो, ये केंद्र है, सबसे बड़ी इकाई है, और ये पैर इसकी सबसे छोटी इकाई है। पैरों में व्यक्ति क्या पहनता है? मोजा पहनता है। पैरों में व्यक्ति क्या पहनता है? मोजा पहनता है। तो मोजा पहना देना इसको। क्या पहना देना? मोजा पहना देना। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ग्राम या गांव, इस गांव को सबसे, जो कि सबसे छोटी इकाई थी, ऊपर से चलना नीचे पैरों में आना, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? गांव। और इस गांव को क्या कहा जाता था? मोजा। मुगल कालीन प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई क्या थी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, हजारों बार पूछा जा चुका है। और दूसरा इसी को घुमा करके पूछ लेते हैं कि गांव को क्या कहा गया था। तो गांव को याद रखना, मोजा कहा गया था। मोजा ही मोजा। गांव में क्या? मोजा ही मोजा। तो गांव को क्या कहा गया बेटा? मोजा कहा गया। गांव को क्या कहा जाता है? मोजा। और इसका जो
सर्वे सर्वा होता है, प्रशासक होता है, उसके लिए शब्द मिलता है मुकदम या चौधरी बाबू, है ना। चौधरी बाबा देखा आपने, खुद मुकदम या चौधरी, यहाँ पर उल्लेख मिलता है किसका, खुद मुकदम या चौधरी, ठीक है ना। पहले गांव में जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते थे, हम बोलते थे ना कि चौधरी बाबा आ गया, चौधरी नियुक्त होते थे। सर्वे सर्वा, एक गांव का जो मुखिया होता था वो चौधरी कहलाता था। या केजी का शब्द मिलता है मुकदम, खुद और चौधरी, ठीक है। तो याद रखना मुकदम, ठीक है, या फिर शब्द मिलता है चौधरी। क्या शब्द मिलता है, चौधरी, ठीक है। अर्थात गांव का जो मुखिया था वो क्या कहलाता था बेटा, मुकदम या चौधरी कहलाता था। यहां से आपका एक सीधा सीधा बेसिक सा प्रश्न, दो तरीके के प्रश्न, एक तो सम्मिलित करने वाला प्रश्न बन सकता है, क्या सम्मिलित करवा सकता है यहाँ पर, तो ध्यान रखना। और दूसरा सीधा सीधा कि सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव, गांव को क्या मौजा, और सबसे बड़ी इकाई क्या, केंद्र, केंद्र अर्थात देश। इसका प्रशासक कौन, इधर बादशाह प्लस मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद में 4 लोग प्रमुख, अभी हम बात करेंगे। आगे क्या, सूबा, सूबा का मतलब प्रांत, सूबा किस में विभाजित था, सरकार में, सरकार किस में विभाजित, परगना में। और यहाँ पर एक छोटी सी इकाई का नाम मिलता है नगर का, आगे हम बात करेंगे जब शाहजहां की बात करेंगे। इसी के लिए शब्द मिलता है चकला, क्या शब्द मिलता है, चकला नामक इकाई का उल्लेख भी कई लोग यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। केवल दिमाग में याद रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या थी बेटा जी, गांव थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव थी। और गांव का मुखिया आपका मुकदम या चौधरी, मुकदम या चौधरी। आगे बात समझ में क्लियर है। यहां से आपका एक प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर हम लोग करने वाले हैं। आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। देखो केंद्र की यदि हम बात कर ले तो केंद्र में सर्वे सर्वा कौन है, सम्राट है। सर्वे सर्वा कौन है, सम्राट है। लेकिन प्रांतीय व्यवस्था से हम बात करते हैं, किससे बात करते हैं हम लोग, प्रांतीय व्यवस्था में। तो प्रांतीय व्यवस्था में प्रांत का मतलब सूबा, प्रांत का मतलब क्या है, सूबा। और इस सूबे में 2 लोग होते थे अलग अलग नियुक्त। एक तो हमने बात कर ली सूबेदार की, किसकी बात कर ली हमने, सूबेदार की। सूबेदार के लिए शब्द मिलता है नाजिम, और बाद में आगे चल करके सिपा सालार, शब्द क्या मिलेगा, सिपा सालार। सूबेदार, नाजिम या सिपा सालार, कानून व्यवस्था को देखने वाला व्यक्ति। और वहीं पर राजस्व व्यवस्था, क्या चीज, राजस्व व्यवस्था देखने के लिए जो व्यक्ति होता था, राजस्व का मतलब क्या, टैक्स जमा करवाने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति, उसको कहा जाता था सूबाई दीवान। सब क्या मिलता है बेटा जी, सूबाई दीवान। तो एक सारणी बना रहा हूं पूरा, मेरा प्रयास यही रहेगा कि यहां से आपका एक प्रश्न बैठ जाए, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। वजीर की भी हम बात करेंगे, दीवान की भी बात करेंगे, केंद्रीय दीवान की, केंद्रीय दीवान के अधीन प्रांतीय दीवान होता था, क्या क्या कार्य किस प्रकार से। तो एक एक चीज हम लोग हालांकि यहाँ से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना विशेष रूप से मैं प्रांत से यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। और प्रांत में देखो, प्रांत, और प्रांत को मतलब क्या था बेटा, सूबा। प्रांत का मतलब क्या था, सूबा। अब सूबे में 2 लोग, 2 व्यवस्थापक थे, 2 व्यवस्थापक। कितने व्यवस्थापक, 2 व्यवस्थापक। अब 2 व्यवस्थापक में कौन कौन से लोग बेटू जी, ध्यान रखना। पहला तो एक तो कानूनी व्यवस्था देखेगा, पहली चीज क्या है, कानूनी व्यवस्था। और दूसरी आपकी क्या होगी, राजस्व व्यवस्था। दूसरी आपकी क्या होगी, राजस्व व्यवस्था। अब देखो ध्यान से सुनना, सूबेदार, कानूनी व्यवस्था में सर्वे सर्वा कौन था, सूबेदार। क्या है, सूबेदार।
इसी के लिए शब्द आगे जाकर के प्रयोग किया जाने लगा नाजिम। क्या शब्द? नाजिम। और इसी को फिर आगे चल करके सिपह सलार। तो सूबेदार, नाजिम, सूबेदार या नाजिम या सिपह सलार या सिपह सलार, सिपह सालार। विशेष रूप से औरंगजेब के समय हम बात करेंगे तो कानून व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति सूबेदार कहलाता था, नाजिम शब्द भी मिलता है और सिपह सालार भी इसे कहा जाने लगा। राजस्व व्यवस्था देखने के लिए यहां पर कौन आएगा? सूबाई दीवान। कौन आएगा बेटा? सूबाई दीवान। और वहीं यदि केंद्र में बात करेंगे तो सर्वोच्च प्रशासक के रूप में हमने बात कर ली, कौन? बादशाह। कौन? बादशाह सर्वोच्च प्रशासक, कानून व्यवस्था का अंतिम रक्षक है। लेकिन काजी उल कुजात की चर्चा करेंगे हम, काजी, मुफ्ती, ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो केंद्रीय प्रशासन बहुत थोड़ा सा और अलग डिफरेंट तरीके में पढ़ाऊंगा मैं। प्रांतीय प्रशासन में कानून व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति सूबेदार, अंतिम रूप से सर्वोच्च कानून था प्रांत में, लेकिन हाँ इसके ऊपर आगे सुनवाई होती थी बादशाह के पास में। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी के लिए नाजिम शब्द, इसी के लिए शब्द मिलता है सिपह सालार। राजस्व व्यवस्था में हम बात करते हैं तो सूबाई दीवान, सूबाई दीवान। आगे बात समझ में। मैंने फिर कहा कि प्रांत बेटा आगे चल के इसमें विभाजित हुआ, प्रांत या सूबा। हमने कहा कि सरकार बनानी है। क्या चीज? सरकार। और सरकार का मतलब क्या था? जिला। अब जिला प्रशासन में भी दो ही चीजें, कौन कौन सी? दो चीजें। कौन कौन सी? दो चीजें। ये एक तो ये वाली और एक ये वाली। एक जिले में कानून व्यवस्था, जिले में कानून व्यवस्था। ठीक है, देखो ये चीज समझ गए तो यहीं से आपका एक प्रश्न फंस जाएगा। आगे चल करके मैं और इसको डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ में खोलूंगा। जब प्रांतीय व्यवस्था की बात करेंगे और जिले व्यवस्था की बात करेंगे तब और मैं इसको खोलूंगा, लेकिन आपका प्रश्न यहीं से आने वाला है। फिर से कह रहा हूं, सरकार में फौजदार। सरकार में कौन? कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? फौजदार। कौन संभालेगा? फौजदार। तो कानून व्यवस्था संभालने का कार्य सरकार में जो था वो किसके पास था बेटा? फौजदार के पास में। और राजस्व ये फौजदार व्यक्ति बेचारा जिले में बैठा बैठा ऐसे याद रखना कि अमल खाके गुजारा करता था। फौजदार जिले में बैठ करके अमल खाके गुजारा करता था। इसका मतलब अमल का मतलब देखो यहां पर क्या है? राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? राजस्व व्यवस्था की। तो राजस्व व्यवस्था वसूलने वाला व्यक्ति जिले में क्या कहलाता था? अमल गुजार। मैंने कहा अमल खा करके गुजारा करता था। अमल बोले तो अफीम है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था? अमल गुजार। अमल गुजार क्या कहा जाता था बेटा? अमल गुजार कहा जाता था। केंद्र की बात कर ली हमने, फिर सरकार की बात कर ली और आगे हम बात करेंगे किसकी बेटा? याद रखना, परगना। किसकी बात करेंगे? परगना। नंबर 3 परगना। अब देखिएगा, परगना में भी वही चीज, पहली चीज कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था और दूसरी क्या? राजस्व व्यवस्था। दूसरी चीज क्या? राजस्व व्यवस्था। अब देखो इधर आओ, पहली लाइन में परगना में कौन था? परगना का मतलब तहसील। यहां पर कानूनी जो अधिकारी था वो इसको क्या कहा जाता था? सिकदार। क्या कहा जाता था? सिकदार। तो ये लो, पहली चीज तो हमें पता है कि कानून व्यवस्था जो संभालने वाला व्यक्ति था परगना में, उस परगना का मतलब क्या था? तहसील। यहां पर व्यक्ति आ जाएगा आपका, क्या आएगा? सिकदार।
सिकदार ए सिकदरान, आगे शब्द बोलूंगा मैं आपको, क्या? सिकदार ए सिकदरान। अब देखो परगना के लिए एक शब्द और मिलता है, परगना के लिए शब्द मिलता है माहल, परगना या माहल, परगना या महल। अब देखो यहां राजस्व व्यवस्था की जब बात करते हैं तो वहां पर अमल खा के गुजारा, और सिकदार तो बिल्कुल और बिल्कुल पूरा का पूरा आमिल ही था। सिकदार पूरा का पूरा क्या था बेटा? आमिल था। क्या था? आमिल था। अब आमिल यहां पर, अब देखो आमिल के अधीन 3 लोग होते थे। आमिल के अधीन कितने लोग होते थे? 3 लोग होते थे। अब ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे? आपसे पूछ लिया जाएगा कि परगना में राजस्व वसूलने वाला या वित्तीय अधिकारी के रूप में सर्वोच्च व्यक्ति कौन था? आमिल। इस आमिल के अधीन देखो मालगुजारी वसूल करने के लिए विशेष रूप से जब हम बात करेंगे शाहजहां की, अभी समझ लेना चीजों को, तो शाहजहां ने इसके अधीन एक अमीन या आमीन की नियुक्ति की। आमीन क्या करता था? एक तो भूमि माप, क्या चीज? भूमि का माप, या फिर मालगुजारी, मालगुजारी हेतु विशेष रूप से मालगुजारी हेतु, या फिर दूसरा भूमि माप में सहायता करता था। भूमि माप में सहायक है ये। आमीन के अलावा एक यहां पर शब्द याद रखना, फौतदार। क्या याद रखोगे? फौतदार। अब ये फौतदार महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है बेटा। फौतदार किस संदर्भ में बन जाता है? सुनो, आपसे प्रश्न पूछेगा कि परगना या महल का मुख्य जो खजांची होता था, खजांची कौन चीज? खजांची क्या कहलाता था? फौतदार कहलाता था। और यहीं पर पहली बार शब्द देखने को मिला हमें, कानून गो। कौन होता था? कानून गो। तो कानून गो का मतलब था पटवारियों का प्रमुख। पटवारियों का प्रमुख जो होता था, इस पटवारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? कानून गो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कानून गो कहा जाता था। अब देखो सारी की सारी बात, एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं पर बता रहा हूं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा जी, कारकुन। क्या शब्द याद रखना है? कारकुन। परगने का जो लिपिक होता था, परगने का जो लिपिक, कारकुन, जो बार बार आपसे पूछा जा चुका है। कारकुन का मतलब यह था कि परगने का लिपिक, परगने का लिपिक जो था, ये परगने का लिपिक आपका क्या कहलाता था? कारकुन कहलाता था। यहां पर देखो ध्यान से सुनना, ये जो पद स्थापित किया गया था, कौन सा? आमीन वाला। ये पद शाहजहां के समय स्थापित किया गया था, माल गुजारी के लिए या भूमि के लिए। बाकी विशेष रूप से फौजदार, कानूनगो, कारकुन, और आपको विशेष रूप में याद रखना है कि परगने का लिपिक कौन था? तो कारकुन था।
बात समझ में आ गई। फिर देखो परगने की बात हो गई। अगली बात हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ग्राम या गांव। और गांव को बेटा जी क्या कहा जाता था? मौजा कहा जाता था। गांव को क्या कहा गया? मौजा। अब गांव में भी दो चीजें, एक तो कानून व्यवस्था के लिए, गांव में चिंता मत करना, वापस समझा दूंगा अभी, ठीक है ना, कानून व्यवस्था के लिए, और दूसरा गांव के राजस्व वसूल करने के लिए अलग अलग लोग। अब देखो ध्यान देना, पहले बस देख लो इसको। गांव में जो कानून व्यवस्था देखता था, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मैंने कहा देखो ये रहा गांव, मुकदम या चौधरी, मुकदम या चौधरी। आगे बात समझ में क्लियर है ना? और दूसरा राजस्व वाला, गांव में कौन होते हैं? पटवारी जी होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ, गांव में पटवारी साहब होते हैं कि नहीं होते? तो पटवारियों का प्रमुख कानून को कहलाता था। और गांव में राजस्व व्यवस्था देखने का कार्य कौन करता था बेटा? कौन करता था? पटवारी। तो पटवारी और कानून को, ये दोनों के दोनों पद मुगल काल की देन है भारतीय इतिहास को या भारत को। ये चीज ध्यान रखना, विशेष प्रश्न आपका लॉजिकल प्रश्न बन जाता है, ठीक है। खुद मुकदम या चौधरी ये शेरशाह सूरी के समय में भी प्रचलित था। हम आगे जब टोडरमल व्यवस्था की बात करेंगे तो थोड़ा और इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। आगे बात समझे तो देखो, यहां कानून व्यवस्था तो कौन संभालेगा? मुकदम। कानून व्यवस्था आपकी कौन संभालेगा? मुकदम। या फिर यहीं पर शब्द क्या है? चौधरी भी याद रखना। और याद रखना कि राजस्व वसूल करने का कार्य किसके पास में होता था? गांव में पटवारी जी के पास में। किसके पास में? पटवारी के पास में। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? मैं एक सेकंड में देखो वापस रिवाइज करवा रहा हूं बेटा, यहीं से ले लो। हमने मुगल प्रशासन की बात की, दो चीजें, केंद्रीय प्रशासन है ना, और प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासक या इन समस्त प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासक बादशाह था। इन तीनों चीजों का मैंने आपको बता दिया। फिर हमने कहा केंद्रीय प्रशासन की में इकाइयों की बात करी हमने, कौन कौन सी इकाई? तो नंबर 1 केंद्र, नंबर 2 क्या है बेटा? सूबा, नंबर 3 क्या है? सरकार, नंबर 4 क्या है? परगना, और नंबर 5 क्या है? याद रखना, गांव। सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव, जिसे मौजा कहा जाता था। इसका प्रशासक मुकदम या चौधरी होता था। परगना मतलब तहसील, तहसील का मुखिया सिकदार। सरकार मतलब जिला, और इसका मुखिया फौजदार, कानून व्यवस्था। सूबा, सूबा मतलब प्रांत, और प्रांत का मतलब राज्य, ठीक है ना, और इसका सूबेदार। केंद्र, देश, बादशाह और मंत्री परिषद। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना कि वो क्या करते थे, यहाँ पर इस शासन व्यवस्था को संभालने का दायित्व इनके पास होता था। फिर हमने बात की कि केंद्र में, तो वैसे भी अभी अलग बात करेंगे, केंद्र में सर्वे सर्वा एक तरीके से कौन है? बादशाह जी हैं। और बादशाह के बाद में प्रधानमंत्री होता था, जिसे वकील या वजीर कहा जाता था। अभी बात करेंगे उकील। गांव वाली महिलाएं, जब माताएं बहनें बोलती है ना, पहले बोलती थी ना, उकील पढ़ो मत कर, उकील आ गयो, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। खैर, प्रांत में कानून व्यवस्था या कानून व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, देखो कैसे प्रश्न घुमाएगा कि प्रांतों में कानून व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सूबेदार। यही चल के नाजिम, और यही सिपह सलार, सिपह सालार। प्रांतों में वित्तीय व्यवस्था या राजस्व, एक ही बात है बेटा, राजस्व का मतलब वित्त है। वित्तीय व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था का सर्वोच्च कौन था? सूबाई दीवान, सूबाई, ठीक है, सूबाई दीवान या सूबाई दीवान एक ही बात है। सरकार का मतलब क्या है बेटा जी? जिला। और जिले का कानून व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासक कौन है? विधि का सर्वोच्च शासक कौन है? फौजदार। और राजस्व अर्थात वित्त व्यवस्था का सबसे
प्रमुख कौन था? अमल गुजार। याद रखना कि फौजदार अमल खा के गुजारा करता था, इसलिए अमल गुजार। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे देखो, परगना की यदि हम बात करें तो परगना को महल भी कहा जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे आगे जब आधुनिक भारत में, तब बात करेंगे। तो कानून व्यवस्था सिकदार के हाथ में थी, राजस्व व्यवस्था आमिल के हाथ में थी। आमिल के अधीन कुछ लोग होते थे, जैसे आमिन, ये वस्तुतः शेरशाह शाहजहां के समय जो है लागू किया गया था। माल गुजारी और भूमि माप करने का कार्य करता था। फौजदार मुख्य खजांची होता था, ये बहुत बार पूछ लिया गया है, याद रखना। कानून को पटवारियों का प्रमुख होता था और कारकुन परगने का लिपिक होता था। परगने का क्या होता था बेटा? लिपिक होता था। ग्रामीण व्यवस्था में बात करें तो गांव को क्या कहा जाता था? मौजा कहा जाता था। गांव में कानून व्यवस्था देखने का कार्य मुकदम या चौधरी साहब के पास में होता था। ये एक शब्द और मिलता है, खुत। शब्द क्या मिलता है? खुत। ठीक है। और दूसरी, यदि हम राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं तो राजस्व संग्रहण करने का कार्य गांव में किसके पास में होता था? पटवारी जी के पास में होता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक कोई अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। अब एक एक चीज को हम बिल्कुल जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। केंद्रीय प्रशासन, ध्यान देना बेटा। केंद्रीय प्रशासन में सर्वे सर्वा कौन है? बादशाह। कौन है? बादशाह सर्वोच्च प्रशासक है। अब मैं बार बार वो चीज नहीं लिखूंगा कि सेना का सर्वोच्च सेनापति, उसका सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश। सर्वोच्च प्रशासक क्या है? सर्वोच्च प्रशासक है। सर्वोच्च प्रशासक बोले तो कौन कौन से? सेना प्रशासन के रूप में सर्वोच्च सर्वे सर्वा। सेना का सर्वोच्च सेनापति भी है। ठीक है, लिखा चुका मैं ये बात। और न्याय में अंतिम न्यायाधीश भी कौन है? बादशाह है। कौन है? बादशाह है। मैंने कहा कि 1579 ईस्वी में अकबर ने महजर की घोषणा की और इस्लामिक धार्मिक कानून व्यवस्था में अपने आप को सर्वे सर्वा बना लिया। अंतिम निर्णय दाता बन गया था कौन? बादशाह अकबर। उसके बाद हम बात करते हैं, बादशाह के बाद में कौन आएगा? आपका वजीर। कौन आएगा? वजीर महत्वपूर्ण है। देखो बेटा, ध्यान देना। वजीर, इसी वजीर को कहा जाता था वकील। क्या कहा जाता था? वकील। या इसी को कहा जाता था प्रधानमंत्री, पीएम। अब ध्यान से सुनना यहां से चीजें। यदि हम बात करें वकील की, हम बात करें वजीर की, या हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो वजीर जो था या वकील जो था, ये क्या था? साम्राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था। साम्राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था कौन? वकील या वजीर। और इसको सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार थे। ध्यान से सुनना, बाबर और हुमायूं के समय वस्तुतः वजीर का जो पद था वो बहुत ज्यादा जो है प्रमुख हुआ करता था। निजामुद्दीन खलीफा बाबर के समय में वजीर था। ध्यान से सुनिएगा कि जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर की मृत्यु होने के बाद में, क्योंकि बाबर ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था किसको? हुमायूं को। तो इस हुमायूं ने बाबर के बहनोई मेहंदी हसन ख्वाजा मेहंदी हसन
को बादशाह बनाना चाहता था हुमायूं के स्थान पर। इसलिए इस वजीर निजामुद्दीन खलीफा ने हुमायूं के खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे, परंतु सफल नहीं हो पाया और बाबर के बाद में जैसे कैसे करके हुमायूं ही शासक बना। तो जैसे ही हुमायूं शासक बना तो हुमायूं के समय वजीर कौन होंगे? एक तो अमीर उवैस और दूसरा हिंदू बेग हुमायूं के समय वजीर थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि इसी वजीर को अकबर के शासनकाल में वकील कहा जाने लगा। अकबर के शासनकाल में क्या कहा जाने लगा? वकील कहा जाने लगा। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। किसको? वजीर को, मतलब प्रधानमंत्री। आपने ध्यान होना चाहिए कि जब हुमायूं साहब की मृत्यु हो जाती है तो अकबर, क्योंकि अकबर का जन्म 1540 में, 15 अक्टूबर 1540, तो अकबर की मृत्यु के बाद, माफ कीजिएगा, कि हुमायूं की मृत्यु के बाद में संरक्षक सर्वेसर्वा बनता बैराम खां। और इसी बैराम खां क्योंकि संरक्षक था तो उस संरक्षक को अकबर ने अपना वकील नियुक्त किया। और अकबर के शासनकाल में वकील को वकील ए मुतलक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वकील ए मुतलक कहा जाता था। लेकिन यदि आपने चीजें, आपको पता होना चाहिए कि बैराम खां का पतन हो जाता है। बैराम खां और अकबर के बीच में कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो बैराम खां के पतन के बाद अकबर ने क्या किया? क्योंकि एक बार से यदि हम बात करें तो बादशाह के बाद में सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च प्रशासक है वकील। बादशाह के बाद में वकील या प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ध्यान रखना कि उसे, अकबर को ऐसा लगा कि यार ये बहुत ज्यादा जो था, ये बहुत ज्यादा है, ये इसके पास में शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, तो इन शक्तियों को कुछ कम करना चाहिए। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना कि बैराम खां की मृत्यु के बाद में, बैराम खां की मृत्यु के बाद में अकबर ने इस वकील की शक्तियों को कम करने के लिए अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, अकबर का शासनकाल प्रारंभ हो गया 1556 में, और 8 जोड़ोगे तो 1564 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1564 आ जाएगा। तो 8वें वर्ष उसने एक पद नियुक्त किया जिसका नाम था दीवान ए वजारत ए कुल। और इस दीवान साहब को राजस्व और वित्त मामलों का प्रधान नियुक्त कर दिया। याद रखना कि अकबर के समय में प्रथम जो दीवान नियुक्त किया गया था वो था मुजफ्फर खान। हालांकि बैराम खां के पतन के बाद में अकबर ने कुछ समय के लिए इस वकील का पद खाली रखा था, या वजीर का पद खाली रखा था, याद रखना। और वकील का पद इसलिए भी उसने खाली रखा क्योंकि एक तरीके से उसके एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उसने चीजें विभाजित कर दी अकबर ने। कैसे विभाजित करी? दीवान बनाया मीर बख्शी, मीर सामा, सद्र उस सुदूर। ये 4 अधिकारी, मैंने आपको कहा था कि केंद्रीय प्रशासन में 4 विशेष लोग कौन? एक तो बादशाह प्लस 4 लोग कौन? एक तो हो गया बेटा दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा, सद्र उस सुदूर। पहला दीवान वित्त मामले, मीर बख्शी सैनिक मामले, मीर सामा घरेलू मामले, और सद्र उस सुदूर धार्मिक मामले। इन 4 लोगों में उसने क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। तो वजीर का जो ओहदा था, वकील का जो पद था, इस वकील के पद की थोड़ा सा गौरव कम हो गया। और यदि हम बात करें शाहजहां के समय के काल की, तो शाहजहां के समय के शासनकाल में तो ये जो वकील का जो पद था वो केवल और केवल जो था, याद रखिएगा कि केवल सम्मान मात्र का ही पद रह गया था। अकबर की एक चीज हम और यदि चर्चा करें तो अकबर के काल में, यदि आपने जोधा अकबर देखा है, हालांकि मैं एक बात कहता हूं कि
कभी भी इतिहास धारावाहिक नहीं हुआ करता और कभी भी धारावाहिक इतिहास नहीं हुआ करता। चीजों को बहुत अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आपने महामंगा देखा होगा, तो महामंगा मुगल काल की महामंगा है, वस्तुतः नाम है ना, उसको महामंगा बोलते हैं एक साथ। तो महामंगा याद रखना कि मुगल काल की पहली और अंतिम ऐसी महिला थी जो कि संयुक्त प्रधानमंत्री पद पर उसको नियुक्त किया गया था। उसे वजीर ए आलिया, देखो यदि पुरुष है तो वजीर ए आला, आला मतलब गीला है? पुरुष है तो क्या वजीर ए आला, और महिला है तो वजीर ए आलिया। तो संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी बेटा? याद रखना, महामंगा, मुगल काल की प्रथम ऐसी महिला जो कि वजीर ए आलिया या प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रही। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो पहला हम बात कर रहे हैं वजीर की। यह बादशाह के बाद, यह बादशाह के बाद सबसे शक्तिशाली पद था, सबसे शक्तिशाली पद था। जिसे सैनिक व असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे, जिसे सैनिक व असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। अकबर के काल में वजीर को वकील कहा जाने लगा। याद रखना बेटा कि इसे वकील ए मुतलक कहा जाता था। हुमायूं, माफ कीजिएगा, बाबर व हुमायूं के काल में, बाबर व हुमायूं के काल में वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण था। वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण था।
एक तरफ मैं शासक लिख रहा हूं और एक तरफ में वजीर का नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाबर की। तो बाबर के शासनकाल में ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन खलीफा, निजामुद्दीन खलीफा। फिर नंबर 2, हुमायूं के काल की बात करते हैं। तो हुमायूं के काल में अमीर उवैस व हिंदू बेग फिर यदि हम बात करते हैं नंबर 3, अकबर बादशाह अकबर महान। तो प्रारंभिक समय में बेराम खां, बेराम खां और बेराम खां के बाद महम अनगा, महामंगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, महामंगा, महामंगा एक साथ ऐसे बोल देते हैं। महामंगा वस्तुतः अकबर की धाई मां हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? धाई मां हुआ करती थी। ठीक है, क्लियर है ना। और इसीलिए बेराम खां, जब बेराम खां, ऐसा कहा जाता कि हुमायूं का जब मृत्यु हुई तो अकबर रोया नहीं था, परंतु जब बेराम खां की मृत्यु हुई तो अकबर रोया था। उसने कहा कि आज मैं वास्तविक रूप से, आज मैं वास्तविक रूप से मैं अनाथ हो गया हूं, मैं अनाथ हो गया हूं। तो ये बात याद रखना विशेष रूप से। ठीक है ना। अगली बात समझ में याद रखना कि अकबर के काल में वजीर को क्या कहा जाता था? वकील कहा जाता था। और याद रखना, मैंने तो ये बात लिख दी खैर, है ना। तो याद रखना कि महामंगा, महामनगा मुगल काल में वकील या वजीर एक ही बात है, या प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम वे अंतिम महिला थी। प्रथम वे अंतिम महिला थी। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, अब विशेष महत्वपूर्ण बात क्या कि बेराम खां के पतन के बाद में अकबर ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 1564 है ना, 1564 ईस्वी में यहाँ पर क्या किया? वकील की शक्तियों को कम करने के लिए एक पद नियुक्त किया जिसे कहा जाता था दीवान ए वजारत ए कुल। दीवान ए वजारत ए कुल, जिसे राजस्व व वित्त मामलों का प्रधान नियुक्त किया। नोट कि बेराम खां के पतन के बाद, बेराम खां के पतन के बाद अकबर ने वकील की शक्तियों को कम करने के लिए
कम करने हेतु अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है या याद रखना, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष दीवान का पद सर्जित किया। जिसे दीवान ए वजारत ए कुल, दीवान ए वजारत ए कुल, छोटा सा नाम है, ज्यादा बड़ा नाम नहीं है, कहा जाता था। इसे राजस्व व वित्त मामलों का सर्वोच्च बना दिया। नोट, प्रथम दीवान मुजफ्फर खान खान को नियुक्त किया। ठीक है, अगली बात, फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने कहा कि वकील के पद को या वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए देख, तो एक तो राजस्व विभाग तो उसने अलग ही कर दिया अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष या शासनकाल के 8वें वर्ष। जैसे कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक ने, वैसे ये भी बहुत बड़ा युद्ध था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उसके अधिकारों को उसने 4 लोगों में विभाजित कर दिया। एक दीवान, दूसरा मीर बख्शी, तीसरा मीर सामा और चौथा सद्र उस सुदूर। मोस्ट इंपोर्टेंट, और यही 4 लोग उसकी मंत्री परिषद के, एक तरीके से केंद्रीय मंत्री परिषद में सर्वे सर्वा था बादशाह के साथ में। तो एक तरीके से वकील या वजीर या प्रधानमंत्री जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये एक तरीके से केवल और केवल नाम मात्र का पद रह गया। किसके काल में? अकबर के शासन काल में। अब इसकी स्थितियां और आगे ज्यादा दयनीय हो गई। कब? शाहजहां के काल में वकील जो था वो केवल सम्मान का पद था, हाँ कि वकील साहब है। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल तक चलता रहा और लास्ट में शाहजहां के काल में इसको क्या कर दिया गया था? पद समाप्त कर दिया वकील का, और इसको दीवान को जो है वजीर आजम कहा जाता था। दीवान शब्द, दीवान जो शब्द लिया था हमने अभी यूज, तो दीवान को क्या कहा जाता था? वजीर आजम। वजीर आला, वजीर आलिया। ठीक है, आला आलिया। ठीक है,
और दीवान को वजीर आजम कहा जाने लगा था। किसके शासनकाल में बेटा, याद रखना, शाहजहां के शासनकाल में। तो देखिएगा कि अकबर ने वकील के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु वकील के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु उसके समस्त अधिकारों को निम्न 4 लोगों में विभाजित कर दिया। निम्न 4 लोगों में विभाजित कर दिया। चार लोग कौन कौन से? एक तो दीवान, दूसरा मीर बख्शी, देखो दीवान वित्त मामले, मीर बख्शी बेटा जी याद रखना सैनिक मामले, नेक्स्ट नंबर 3 पे यदि हम बात करते हैं तो मीर ए सामा जी घरेलू मामले और सद्र उस सुदूर का मतलब धार्मिक मामले बेटा। दूर की कौन देखता है? धर्म देखता है, इसलिए धार्मिक मामले। याद रखना, फिर से एक नोट कि वकील का पद शाहजहां के शासनकाल तक चलता रहा। शाहजहां के शासनकाल तक चलता रहा। बाद में उसे अंतिम समय में, शाहजहां के अंतिम समय में, ठीक है, शाहजहां के अंतिम समय में इसे समाप्त कर दिया गया। तथा दीवान को वजीर ए आजम कहा जाने लगा। वजीर ए आजम कहा जाने लगा।
ठीक है बेटा जी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, किसी भी तरह की कोई चीज़ें समस्याएं हो तो बता दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा टेक्निकल टीम को। ठीक है, ध्यान रखना। वकील का एकाधिकार समाप्त करने के लिए अकबर ने क्या किया, 4 भागों में विभाजित कर दिया पूरे के पूरे। दीवान वित्त मामले, मीर बख्शी सैनिक मामले, मीर सामा घरेलू मामले, सदर और सदूर धार्मिक मामले। आगे फिर सदर और सदूर में भी हम काजी और काजी उल कुजात की बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। दीवान की बात करेंगे हम अगली क्लास में। इन चारों पदों की महत्वपूर्ण जो 4 पद थे, इन चारों पदों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।